हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा कुशवाहा आपका चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। हम सभी होम साइंस पढ़ेंगे और बेटा एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जो है 12 वर्ष तपस्या किए तो पूरे इतिहास में छा गए हैं। और हमारी तपस्या 7 साल की थी, जो 7 साल के इंतजार के बाद जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा आई हुई है। तो 7 साल में रामचंद्र 14 साल में अपना इतिहास रच चुके, तो 7 साल के इंतजार के बाद तो हम अपनी एक सीट हमें ले लेनी है किसी भी हद तक। और यूपी में जान ही रहे हैं कि क्या फॉर्म इतने समय के बाद आ रहे हैं और 7 साल बाद जो है एलटी ग्रेड आई हुई है। तो हमें क्या करना है, एक सीट रिजर्व कर लेना है। और होम साइंस में इस बार अच्छी वैकेंसी भी है और इसमें एज लिमिट भी है। तो ऐसा ना हो कि फिर 7 साल बाद आए और हमारी एज निकल जाए। तो समय रहते अपने आप को क्या करना है, एक सीट ले लेनी है, एक सीट हमको छीन लेनी है। तो आप इसके लिए क्या करना है, हमको मेहनत करना पड़ेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। सोचिए बहुत सारे लोग लगे हैं लेकिन उतनी ही लिमिट संख्या में हमको क्वालिफाई करना है। तो सबसे आगे निकलना होगा और सबसे आगे निकलने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। और पढ़ने के लिए किताबों में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम पढ़ के अपना समय गंवा दे, पता चले उसमें से कोई क्वेश्चन ही न आए या जो आने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाए। तो इसलिए हम आपको इस प्लेटफार्म से रोज़ आपको 12 बजे होम साइंस के जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप हमसे जुड़ करके अपनी एक सीट जो है रिजर्व कर लीजिए और अच्छा लगे तो हमको बताइए, हम आपको ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू कर देंगे हमारे यहाँ ऑफलाइन चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। और लखनऊ के कठौता में स्थित है जहाँ ऑफलाइन क्लासेज होम साइंस की चल रही हैं। आइए हम सभी जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी सभी की कक्षाएं जो हैं यहाँ संचालित हो रही हैं और ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम सभी क्या करें, होम साइंस की कुछ प्रैक्टिस करें। और आपको अगर लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बेनिफिट है, तो आप हमारे संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आए और हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं बनता है तो आप हमको कांटेक्ट करके कह भी सकते हैं। बहुत सालों से हम पढ़ाते हैं, आज नया नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा। 2008 से मैंने इस फील्ड में पढ़ाना शुरू किया होम साइंस केवल, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं। और आइए हम लोग एक बार फिर से होम साइंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले आए हैं, व्यवस्थापन का चरण नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्यवस्थापन का चरण नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है। तो पहला है ऑप्शन योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। तो हम जानते हैं कि व्यवस्थापन के चरण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया नियोजन, दूसरा जो हो गया संगठन, तीसरा नियंत्रण, चौथा हो गया मूल्यांकन। चौथा क्या है, मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि कौन सा नहीं है। तो हमारा क्रियात्मक क्या है, ये चरण नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया। और हम यहाँ जान जाएं कि कौन कौन से चरण होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इसमें आयोजन भी आ जाता है तो वो भी होता है। तो आपसे अगर अगला क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो हम बताएंगे आयोजन अथवा नियोजन। ठीक है।
और सबसे लास्ट में कौन करते हैं? तो मूल्यांकन सबसे लास्ट में करते हैं। नियंत्रण क्या करता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको क्या करता है? बल देता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये व्यवस्थापन का चरण नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? क्रियात्मक हो गया। योजना यानी कि प्लानिंग करता है, नियंत्रण यानी कि हमको लक्ष्य तक जाने के लिए क्या करता है? नियंत्रित करता है, और मूल्यांकन करके हम ये जानते हैं कि हम जो भी प्लान किए, जो भी कार्य किए, कितना हम सफल हुए, कितना असफल हुए, और अगला हम जो भी कार्य बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? उसमें अपने आप को मूल्यांकन करने के बाद अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? योजना को, नियंत्रण को, निर्णय को और उपयुक्त सभी को। तो योजना हम जान गए, योजना क्या है? प्लानिंग करना है। और गृह व्यवस्था का पहला चरण ही क्या होता है? योजना बनाना होता है। सब हमने बताया, क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण चरण कब कौन सा होता है? तो योजना बनाना होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब, कहाँ, कैसे, किस चरण में किया जाता है? तो आप बताएंगे कि गृह व्यवस्थापन के योजना में किया जाता है। और नियंत्रण क्या है? हमने पीछे आपको बताया अभी कि ये अपने दिशा के तरफ क्या होता है? नियंत्रित करता है चलने के लिए। और निर्णय ही हमारा सही आंसर है। गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? निर्णय को कहते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी होता है। गृह व्यवस्था का हृदय किसे, ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में बना है। यहाँ बहुत सारे, एक क्वेश्चन से हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो गृह व्यवस्था का को हृदय किसने बताया है? तो आप आंसर बताएंगे कि ग्रास और क्रैंडल ने बताया है। ग्रास एवं क्रैंडल ने बताया है। किसने बताया है? ग्रास और क्रैंडल ने बताया। क्या बताया है? कि गृह व्यवस्था का को, निर्णय को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिधान के लिए फैब्रिक का अनुमान लगाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है कपड़े का अर्ज, कपड़े की बुनावट, कपड़े की कीमत, कपड़े कीमती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब आप परिधान मतलब पहनने योग्य कपड़ा का, पहनने योग्य, जब हम कपड़ा बनवाने जाते हैं, पहनने के लिए कपड़ा बनवाने जाते हैं, तो जब कपड़ा लेकर के क्या अनुमान लगाता है? तो कपड़े की कीमत तो कोई टेलर अनुमान लगाया नहीं। अरे भाई, आपको सिलवाना है, आप महंगा बनवाओ चाहे सस्ता बनवाओ। कपड़े कीमती हैं या नहीं, कपड़े की कीमत, उसको क्या मतलब है? चाहे सस्ता बनवाओ चाहे महंगा बनवाओ। कपड़े की बुनावट, भाई हम चाहे किसी भी बुनावट के कपड़े ले जाएं, कपड़ा बनाने वाला तो बना ही देगा। लेकिन हमारा आंसर क्या है? कपड़े की अर्ज। जब हम टेलर के पास ले जाते हैं तो टेलर क्या करता है? कहता है कि आपकी चौड़ाई नहीं है, उसमें बाजू छोटी निकल पाएगी, ये नहीं बन पाएगा। उसकी माने लंबाई के साथ साथ उसकी लंबा, तो मान लीजिए जितना लंबा हम लिए उतना, लेकिन उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए। तो परिधान के लिए फैब्रिक का अनुमान लगाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो कपड़े की अर्ज का ध्यान देना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर सही हो गया। अगला देखिए, ड्रेपिंग में पिन लगाने का काम कब शुरू होता है? ड्रेपिंग आप समझ रहे होंगे, जो स्टेचू होते हैं कपड़े की दुकानों के आगे, तो उसमें जो कपड़े पहनाए जाते हैं, और कैसे कपड़े, जैसे रेडीमेड कपड़े भी पहनाए जाते हैं, नहीं, हम ये जान रहे हैं ड्रेपिंग शब्द यानी कि ऐसे कपड़े जो बिना सिले हुए हैं और उस पुतले पर पहनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ड्रेपिंग कहते हैं। ड्रेपिंग शब्द समझ में आ गया होगा। तो ड्रेप यही पूछ रहा है कि ड्रेपिंग में पिन लगाने का काम कब शुरू होता है? देखिए ऑप्शन देखिए, पूरा कवर होने पर,
आधा कवर होने पर पीछे का कवर करके नीचे का कवर करके, यानी कि कब हम पिन लगाएंगे तो पहले ड्रेपिंग में क्या किया जाता है, इसीलिए ये ड्रेपिंग किया जाता है कि ये कपड़ा बनने के बाद जो है कैसा लगेगा परिधान। तो जब हम एक बार पूरी उस पुतले पर कहिए कि क्या करते हैं, कपड़े को पहना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पिन लगाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरा कवर होने पर। ड्रेपिंग में पिन लगाने का काम कब शुरू करते हैं, जब पूरा कवर हो जाता है, देख लेते हैं, फिट कर लेते हैं, पहना लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, पिन लगाने का काम शुरू करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेपिंग में कच्चा काम कब करते हैं, चाक से निशान लगाने पर, पूरा पिन वर्क करने के बाद, फालतू फैब्रिक काटने के बाद, डिजाइन के अनुसार। तो ड्रेपिंग बता दिए हम कि जो पुतले पर हम केवल जैसे सीले कपड़े नहीं, कपड़ा जो पहना रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, ड्रेपिंग कहते हैं। तो ड्रेपिंग में कच्चा काम कब करते हैं, तो हम लोग ये देखें ना कि ड्रेपिंग में पहले क्या करते हैं, पहले उसको कपड़ा पहना लेते हैं, उसके बाद जब पूरा पहना लेते हैं तो क्या करते हैं, पिन लगाने का काम करते हैं, और पिन जब लगा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, कच्चा काम करते हैं। ठीक है, पूरा पिन वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, कच्चा काम करते हैं। चाक से निशान तो हम कब लगाते हैं, जब हमको कपड़ा काटना होता है तो चाक का इस्तेमाल करते हैं, और उस चाक को क्या कहते हैं, मिल्टन चाक कहते हैं। आप जानते होंगे क्या कहते हैं उस चाक को, आपसे पूछा गया है, क्या कहते हैं उसको, मिल्टन चॉक कहते हैं, मिल्टन चॉक। ठीक है ना। फालतू फैब्रिक काटने के बाद, ये तो जैसे कपड़ा जब सिल रहे होते हैं तो फालतू जो फैब्रिक होता है उसको काट के कपड़े को निकालते हैं, डिजाइन के अनुसार कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेपिंग को नापने वाले उपकरण का नाम बताइए। देखिए एकदम नया क्वेश्चन है बिल्कुल, और आपको ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन ले आ दे रहे हैं जो किसी गाइड में हो, कहीं भी हो। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी जब इस प्लेटफार्म पे आ रहे हैं तो आपके लिए एक सीट रिजर्व हो जाए, बस मेरी इच्छा यही है। आप देखिए, ड्रेपिंग को नापने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है मीटर स्टैंड, दूसरा है ड्रेपिंग मीटर, अगला है लेग मीटर, और ड्रेपिंग में कुशलता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्रेपिंग मीटर। क्या हो जाएगा, ड्रेपिंग मीटर। ड्रेपिंग को नापने वाला उपकरण कौन सा हो गया, ड्रेपिंग मीटर हो गया। अगला देखिए, योजना के मूल्यांकन के लिए चार्ट की सहायता ली जाती है, वह चार्ट क्या है। जब योजना हम बनाए, प्लानिंग किए, तो प्लानिंग करने में हमारा अंतिम चरण कौन सा होता है, मूल्यांकन का होता है। अंतिम चरण कौन सा होता है, मूल्यांकन का होता है। जैसे आपके एग्जाम में होम मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन फिक्स है बनने के लिए, एक परिभाषा और एक चरण से आएंगे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि चरणों को क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं, तो सबसे पहले जब क्रम में लगाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि योजना के मूल्यांकन के लिए चार्ट की सहायता ली जाती है, और वह चार्ट का नाम क्या है। तो पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कार्य सरलीकरण में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, कार्य सरलीकरण। आगे हम पढ़ाएंगे कार्य सरलीकरण। और अगला है कार्य चार्ट, कुछ नहीं होता है। अनुमान वाला चार्ट भी कुछ नहीं होता है, अनुमान लगा के चार्ट होती है। और हमारा आंसर क्या हो गया, गैंट चार्ट हो गया। योजना के मूल्यांकन के लिए कोई भी प्लानिंग हो, कोई कैसा भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन से चार्ट की आवश्यकता होती है, गैंट चार्ट की होती है।
आप अगर गूगल पे सर्च करके देखना चाहें तो देख सकते हैं गैंट चार्ट क्या होता है। आगे देखिए, गृह सज्जा क्यों की जाती है? गृह सज्जा क्यों की जाती है? सुंदरता के लिए, लुभावना के लिए, भद्दा के लिए और ए और बी। गृह सज्जा की विशेष क्यों करते हैं? तो हम लोग जान गए हैं कि गृह सज्जा जो है क्या कैसी है। गृह विज्ञान कैसी विज्ञान है? कला और विज्ञान है। कला में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ों को सजाने का, सुंदरता से प्रदर्शन करने का काम होता है। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो हमारा गृह सज्जा, भाई घर को सजाना है हमको, तो गृह सज्जा कैसा करेंगे कि जो सबको अच्छा लगे, भाई उसी को तो सज्जा कहेंगे। माने सज्जा का मतलब सुंदरता से सजाएंगे, किस लिए? कि वह सुंदर दिखे। तो गृह सज्जा क्यों की जाती है? सुंदरता के लिए, लुभावना के लिए, माने सबको आकर्षित करे। भद्दा माने बुरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरता और लुभावना, यानी कि ए और बी जो है आंसर क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप एक बार कमेंट में बताइएगा क्या समझ में नहीं आई है। हम अगले एपिसोड में आपको उसको सम्मिलित कर लेंगे। अगला देखिए, कला के तत्व हैं। आप कमेंट में ये बताइएगा। ये अक्सर ही क्वेश्चन जो है पूछता है कि कला के कौन कौन से तत्व हैं, और उसको छांटने के लिए रहता है, कला के सिद्धांत बीच बीच में डाल देता है। तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि कला के कौन कौन तत्व होते हैं और कितने होते हैं। आगे हम देखते हैं, कला के तत्व हैं रेखा, आकार, बनावट, सभी। तो आप तो ये होम साइंस का सबसे सरल क्वेश्चन है हमारे दृष्टि से, रेखा, आकार, बनावट और सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अब बेटा हम आपको ये बता दें कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो थोड़ा भी बहुत पढ़ा होता है, मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कोई जाए और कहे हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। नहीं, जैसे पेपर के पैटर्न हर तरह के बनते हैं। जैसे एकदम सरल भी होंगे और मध्यम क्लास के भी होंगे, हाई क्लास के भी होंगे, जटिल होंगे। तो जैसे सबके लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए भी सरल क्वेश्चन भी रख लिया। आगे देखते हैं हम। लेकिन सरल है, इम्पोर्टेंट है, कला के तत्व ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि कला के कौन कौन से तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला और प्रयोगात्मक कला दोनों की रचना करते समय अनुरूपता के कितने तत्व बताए गए हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? ललित कला और प्रयोगात्मक कला दोनों की रचना करते समय अनुरूपता के कितने तत्व बताए गए हैं? 5, 2, 6 और 3। कितने तत्व बताए गए हैं? तो हम ये बता, देखिए आप ये कैसे कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन कि बच्चे जो है डाइवर्ट हो जाए। ललित कला और प्रयोगात्मक कला, इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। बस ये जाने कि ये पूछ क्या रहा है कि अनुरूपता के कितने तत्व हैं। बस एक लाइन में यही पूछ लेता, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी बना दिया है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है। तो अनुरूपता के कितने तत्व बताए गए हैं? 5 तत्व बताए गए हैं। हमारा आंसर क्या सही हो गया? 5 तत्व बताए गए हैं। और आप कमेंट में बताइएगा कि अनुरूपता के कौन कौन से तत्व होते हैं। और आप नहीं बताते हैं या बताते भी हैं तो हम अगले एपिसोड में इन सारी चीज़ों को फिर से आपको एक बार बताएंगे कि कितने तत्व होते हैं, क्या होते हैं। कुछ प्रश्न जो है आपके लिए दे रहे हैं कि आप उस पर कोशिश करिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, सुपाच्य
अपाच्य, नष्ट, महंगा। तो हम जानते हैं कि भोजन को पकाने का हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, सुपाच्य बनाना, माने सुपाच्य माने हमारे पाचन के योग्य बनाना, पाचन के योग्य। खाना क्यों पकाते हैं, कि हमारा भोजन क्या हो जाए, सुपाच्य हो जाए। अगर ऐसा न रहता तो हम कच्चे नहीं खा लेते, चावल कच्चे खा लेते, आटा कच्चे खा लेते, क्यों पकाने की ज़रूरत है। नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल सुपाच्य के लिए पकाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन को देखते हुए अपाच्य होगा नहीं, नष्ट होगा नहीं, महंगा होगा नहीं। महंगा हो सकता है पकाने के बाद, हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं और उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, बैक्टीरिया रहित बनाते हैं, गर्म पका बनाते हैं, तो महंगा हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन हमारा सही है, मुख्य उद्देश्य जो है वो सुपाच्य होता है। पाक क्रिया करने से भोजन क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। आगे देखिए, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है ठंडा करने पर, गर्म करने पर, उबालने पर और पानी मिलाने पर। दूध बैक्टीरिया रहित, सबसे पहले ये जानेंगे, आपसे क्वेश्चन ये बना है कि दूध जो है जब खराब होता है तो किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण या बैक्टीरिया के कारण। तो हम वहाँ आंसर ये बताएंगे कि दूध खराब होने का कारण क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। एक क्वेश्चन आप यही याद रखिएगा, ये बहुत मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठंडा करने पर होगा नहीं भाई, कि हम बार बार दूध को क्या करते हैं, हम लोग होम साइंस हैं, पढ़ते हैं, और होम साइंस का उद्देश्य ही होता है सुशिक्षित गृहिणी बनाना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा कि बहुत गर्मी होती है तो क्या करते हैं, 2 बार दूध उबाल लेते हैं। बाहर जैसे रहता है तो उबाल के रख लेते हैं, क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और हमारा दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दूध को बैक्टीरिया रहित करने के लिए क्या करते हैं, ठंडा करेंगे नहीं, गर्म करेंगे नहीं, उबालेंगे हाँ, पानी मिलाने पर नहीं। हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया रहित करने के लिए क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। अब भाई गर्म तो हल्का गर्म हो जाएगा तो उससे बैक्टीरिया, थोड़े जीवाणु उसमें पहले से है तो मरेंगे नहीं। दूध को बैक्टीरिया रहित करने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेम्प के रेशे से वस्त्र क्यों नहीं बनाए जाते हैं, हेम्प के रेशे से वस्त्र क्यों नहीं बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेशा कड़ा होता, 2 बार हो गया है, होता रेशा कड़ा होता है। अगला ऑप्शन है बी, मुलायम होता है, प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है और देखने में सुंदर होता है। भाई हम जानते हैं कि जो भी टेक्सटाइल जब हम पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि जो भी रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं, जो भी तंतु होते हैं, वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तंतु होती है। पिछले टीजीटी में पूछा गया था वस्त्र विज्ञान की छोटी इकाई कौन सी होती है, तंतु होती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि हेम्प के रेशे से वस्त्र क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो रेशा कड़ा होता है, मुलायम होता है, प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है और देखने में क्या होता है, सुंदर होता है। तो वस्त्र क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली की जाल बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग होता है, मछली की जाल बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कपास का, नायलॉन का, सन का और रेशम का। तो कपास का, ये देखिए कपास जो है, नायलॉन है, सन है और रेशम है। तो मछली की जाल बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है, सन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नैलान कैसा तंतु है? पहला कृत्रिम तंतु कौन सा है? नैलान है। और नैलान को ही हम लोग क्या कहते हैं? 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। किस सदी की? 20वीं सदी की चमत्कार करते हैं। और कपास को की कपास क्या है? कपास जो है प्राकृतिक सेलुलोजिक तत्व है, तंतु है। और इसमें कितने परसेंट कपास पाई जाती है? तो कपास में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? लगभग 90% होती है। ठीक है ना। और सन जो होता है मछली की जाल, यही हमारा आंसर सही है कि सन के तंतु से क्या बनाते हैं? मछली की जाल बनाते हैं। और सन हमको किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स के तने से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला हम रेशम कैसा है? जंतु तंतु है, जो हमें कैसे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर ही ये रेशम किसी दिन अगले क्लास में लेके आएंगे। तो मछली का जाल बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग होता है? तो हम बताएंगे सन का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूंजी के विनियोग में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूंजी के विनियोग के बदले में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहेंगे, व्यय कहेंगे, ब्याज कहेंगे, बचत कहेंगे। तो पूंजी के विनियोग शब्द पहले जानेंगे कि विनियोग शब्द होता क्या है। तो जब वो पूंजी जब हम लगाते हैं और उससे हमको उसके बदले में धन प्राप्त होता है, उसको भी विनियोग कहते हैं। जैसे सोना खरीद के हम रख दे अपने घर में, तो वो हमारा विनियोग नहीं हुआ। ऐसा पूंजी जहाँ से लगाने के बाद हमको धन का अर्जन हो वहाँ से कुछ हमको आय प्राप्त हो, वही क्या होता है? विनियोग होता है। तो विनियोग के बदले में जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो विनियोग के बदले में जब पैसा लगाए हैं और उससे हमको जो मिलेगा उसको क्या कहते हैं? तो आय कहते हैं। तो आय किसे कहते हैं आप बताइए? आय क्या होता है? जो भी हमारा इनकम एक मंथ में चाहे एक सप्ताह में जितनी जो इनकम हमारी होती है उसी को हम क्या कहेंगे? आय कहेंगे। और व्यय यानी कि जो हम खर्चा करेंगे, एक हफ्ते का मान लीजिए बना लिए, एक महीने का बना लिए, तो हमारा जितना खर्चा हुआ वो हमारा व्यय हो गया। और बचत क्या हुई? जो आय हुआ, आय में से जब व्यय को घटाते हैं, आय माइनस व्यय, तो क्या होता है? बचत होती है। भाई मान लीजिए कि हम 10 रुपया कमाए और 5 रुपया खर्चा कर दिए, तो 5 रुपया मेरे पास बच गया, तो 5 रुपया ही क्या हुआ? हमारा बचत कहलाया। ठीक है ना। तो पूंजी के विनियोग के बदले में जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्याज कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक आय के रूप हैं। पारिवारिक आय के रूप है, पहला ऑप्शन है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय, अगला है सभी। तो मौद्रिक आय के रूप है, पारिवारिक आय के रूप है। तो मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में, जो हम माने मुद्रा के रूप में जो पैसा हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहते हैं। वास्तविक आय क्या होता है? जब हम बचत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर बताएंगे। वास्तविक आय क्या होता है? तो वास्तविक आय में देखिए ये कहाँ गया? एक मिनट बेटा, परेशान ना होइए। ये देखिए आ गया। तो वास्तविक आय क्या होता है कि चाहे वो हमको वस्तु के रूप में प्राप्त हो, वस्तु के रूप में, या मौद्रिक रूप में प्राप्त हो, मौद्रिक रूप में प्राप्त हो।
मौद्रिक रूप में, उसी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक आय कहेंगे। ठीक है, वास्तविक आय कहेंगे। तो जो हमने देख लिया मौद्रिक आय क्या है, जो हमको जो है, 1 मिनट बेटा बैक हो जा रहा है, 1 मिनट देखते हैं, हाँ ठीक है। मौद्रिक आय किसे कहते हैं, जो हमको मुद्रा के रूप में प्राप्त हुई उसको हम क्या कहें, मौद्रिक आय कहें। वास्तविक आय क्या हुआ कि जो है वह वस्तु के रूप में मिली और चाहे वह मुद्रा के रूप में मिली, उन सभी को मिला करके क्या होता है, वास्तविक आय होता है। और बेटा हम यही जान लेंगे एक बार कि मानसिक आय क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ देखिए, मानसिक आय, मानसिक आय जैसे मान लीजिए कि कोई आप कपड़ा खरीदी और मान लीजिए थोड़े दिन पहने, फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो पैसा तो आपने लगा दिया, सामान भी खरीद लिया, लेकिन आपको पहनने में कंफर्ट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कलर नहीं अच्छा, जो भी है, तो आप थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर उससे क्या हुआ कि आपका मन तृप्त नहीं हुआ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक आय कहते हैं। और सभी माने सारे, तो हमारा पारिवारिक आय के रूप क्या है, ये सारे सभी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। पारिवारिक आय के रूप कौन कौन होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 रूप हैं, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय और सभी। यानी कि पारिवारिक आय के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। तो अगर यही जान जाए, अगर आपसे बेटा अभी LT में जो है मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है 125 शब्दों में लिखना है और 10 क्वेश्चन जो है 200 शब्दों में लिखने हैं। तो आपको लिखने के लिए भी आएगा, इस चैप्टर से बने इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आय से। तो मौद्रिक आय जो हमको मुद्रा के रूप में प्राप्त हुई, वास्तविक आय जो मुद्रा या वस्तु दोनों मिलकर के जो मिला वो उसको वास्तविक आय कहेंगे, और मानसिक आय जितनी हमको संतुष्टि हुई उसको मानसिक आय कहेंगे। ठीक है, पारिवारिक आय के 3 प्रकार हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन सारे आए हुए आपके एग्जाम में। परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिबद्ध जलाशय है। ये सारे जब हम हमारे से जुड़ जाएंगे तो सारे ये चैप्टर हैं, आपको हम क्लियर जब बताएंगे तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको खुद ही क्लियर करते चले जाएंगे। तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिबद्ध जलाशय है। अगला देखिए, हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य कब हुआ था। हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य कब आरंभ हुआ था, 1750 में, 1760 में, 1775 में, 1785 में। तो हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य कब शुरू हुआ है, 1785 में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है, 1785 में। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए, तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं, तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, गंधक डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि नालियों को बैक्टीरिया रहित करने के लिए क्या डालते हैं या गंदगी दूर करने के लिए क्या डालते हैं, तो आप ब्लीचिंग पाउडर बताएंगे। और सोडियम क्लोराइड का तो कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का डालते हैं। और यह इसी को यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि
पोटेशियम परमैंगनेट को और क्या कहते हैं? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लाल दवा भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? KMnO4। ठीक है, तो यह तालाब और कुएं को जल को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। अगर नाली के लिए पूछेगा तो हमारा आंसर तुरंत क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए, WHO ने विश्वव्यापी विसंक्रमणीय का कार्यक्रम कब लागू किया है? मई 1972 में, 74 में, 76 में और 85 में। कब शुरू किया है? आप हमको हमारे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर, और हम यहीं से अगले क्लास की शुरुआत करेंगे। और बताइएगा कैसा लगा मेरी क्लास, आपको कितना समझ में आया और कैसा रहा। अगर आपको बेटा ऑफलाइन क्लास के लिए हमसे जुड़ना है तो चंद्रा IAS कोचिंग कठौता लखनऊ में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन की क्लासेज हमारी चंद्रा IAS के प्लेटफार्म पर रोज़ आपको 12 बजे मिलेंगे। ठीक है बेटा, आप जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए और एक सीट अपने लिए रिजर्व करिए। ठीक है बेटा, बाय।